वेलकम टू एडिफाई अकेडमी फॉर कॉमर्स। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी थर्ड सेमेस्टर का पहला क्लास, जहां हम लोग पहले पता करेंगे कि सिलेबस क्या है अकाउंटेंसी में हम लोग का। तो आप लोग को पता है थर्ड सेमेस्टर जो होने वाला है वो पूरा MCQ बेस पे क्वेश्चन होने वाला है। 40 MCQ आएगा, आप लोग बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन आएगा। तो पहले सिलेबस के बारे में हम लोग जानते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो 3 यूनिट में आप लोग का सिलेबस बंटवारा किया हुआ है, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। यूनिट 1 में आपका क्या है, बात तो सुनिएगा। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप कितना मार्क का आएगा, इससे 15 मार्क का। इसके अंदर कौन कौन सा चैप्टर है, तो चैप्टर सबसे पहला क्या होगा, थ्योरी आएगा इसमें से। देखो क्लास 11 में मतलब सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में आप लोग जितना भी अकाउंट सीखे हो ना, वो सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट सीखे हो। किसका अकाउंट सीखे हो बाबू, सोल प्रोप्राइटरशिप। और सोल प्रोप्राइटरशिप एक फॉर्म्स है बिजनेस का, बिजनेस करने का एक तरीका है। सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप होता है, एक कंपनी होता है ना। पढ़े थे ना हम लोग BSTD में 11 में फर्स्ट सेमेस्टर में। तो उसी तरह सोल प्रोप्राइटरशिप का जितना भी अकाउंट्स है आप लोग 11 में सीख लिए। 12 में आप लोग पूरा थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर इन दोनों का अकाउंट सीखोगे। किसका, पार्टनरशिप और कंपनी का। तो हम लोग पहले पढ़ने वाले अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का अकाउंटिंग हम लोग पढ़ने वाले। इसमें कौन कौन सा चैप्टर है, सबसे पहला थ्योरी रहेगा। थ्योरी एक चैप्टर नहीं है बल्कि हम अलग से बंटवारा किए, हम खुद अपने से किए। थ्योरी में पार्टनरशिप के बारे में जानना पड़ेगा, कितना तरह का पार्टनरशिप होता है, पार्टनर कितना तरह का होता है, हर एक चीज़ एक्ट वगैरह के बारे में थ्योरी पढ़ने वाले। अच्छा एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पे जितना हम थ्योरी अभी लिखाएंगे या बताएंगे वो सब थ्योरी तो अभी अकाउंट्स वाले लोग को पता पढ़ना ही है। लेकिन कुछ आप लोग का CLPA बोल करके एक सब्जेक्ट होता है जो कि कुछ स्कूल में होता है, कमर्शियल लॉ एंड प्रिलिमिनरी ऑडिटिंग। वहाँ पे लॉ में ना एक चैप्टर है पार्टनरशिप एक्ट के बारे में। तो वो वाला भी वीडियो हम यूट्यूब में डालेंगे, उसका भी थ्योरी क्लासेस या फिर उसको भी एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा ताकि क्लैरिटी मिल जाए। क्योंकि पार्टनरशिप हम लोग का लिखा हुआ है यहाँ पे, ये नहीं लिखा हुआ कि अकाउंट्स वगैरह का क्वेश्चन आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो आप लोग पार्टनरशिप एक्ट भी अगर समझ लोगे ना तो वहाँ से भी MCQs आएगा, तो आप आराम से टिक मार करके चले आ सकते हो। क्योंकि MCQ है और MCQ का कोई भी हाथ पैर नहीं होता, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। आप बुक पढ़ करके पूरा जाओगे, बुक के अलावा भी क्वेश्चन आ सकता है। आप ये नहीं बोल सकते हम तो पूरा बुक पढ़ा था फिर भी क्वेश्चन नहीं मिला हमको। तो एग्जामिनर का दिल करेगा वो कहीं बाहर से भी क्वेश्चन बना सकता है। तो आप लोग हर तरीके से प्रिपेयर होकर करके जाइएगा, इजी आएगा, डरा रहे नहीं है। लेकिन हाँ एक आध क्वेश्चन तो ऐसा डालेगा जो आपको 40 में 40 लाने नहीं देगा, मुश्किल कर देगा। लाने नहीं देगा मतलब मुश्किल कर देगा, नामुमकिन नहीं है, आएगा 40 में 40। नेक्स्ट चैप्टर आपका प्रैक्टिकल। इधर देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एक चैप्टर है जो हम लोग पहले शुरू करेंगे, आज ही हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद है गुडविल। गुडविल क्या होता है याद रखिएगा, ये गुडविल सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरा 12 में सबसे ज़्यादा परेशान करेगा तो वो गुडविल करेगा आप लोग को, ठीक है। अच्छा से समझ करके रखिएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 3 पार्टनर है, किसको कितना प्रॉफिट शेयर मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये सब हम लोग उस घर पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अकाउंटिंग फॉर कंपनी। कंपनी का अब हम लोग अकाउंट्स पढ़ ले, पार्टनरशिप कंपनी। कंपनी में आप लोग का थ्योरी पहले कंपनी के बारे में हम समझाएंगे जब पढ़ाएंगे। तो शेयर्स और डिवेंचर्स, शेयर्स के ऊपर ऑलरेडी मेरा 12 या 11 क्लासेस ऑलरेडी डाला हुआ है ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसी से MCQs आएगा। अगर आप चाहो तो वहाँ पर ही भी जा करके देख सकते हो। बोलोगे तो हम नीचे कमेंट में लिंक उसका डाल देंगे, पूरा प्लेलिस्ट का। नेक्स्ट है डिवेंचर्स। डिवेंचर शेयर की जैसा, शेयर सीख लिया अगर तुम तो डिवेंचर 40-50% सीख गए। कुछ चीज़ डिवेंचर में एक्स्ट्रा है, जब पढ़ाएंगे तो हम लोग क्लियर कर देंगे। अब आते हैं यूनिट 3 में, बात तो सुनिएगा। यूनिट 3 में क्या, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और करके कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है। देखो पेपर जो आप लोग का आएगा ना, सुन लो, इतना कोई नहीं बताता है। पेपर जो आप लोग का आएगा ना 40 MCQ नहीं रहेगा बल्कि 55 MCQs रहेगा। कितना MCQs रहेगा, 55। आपको उसमें से स्टार्टिंग का 40 करना है। होगा क्या, जैसे 15, 10, 25 क्वेश्चन आपका रहेगा अकाउंट्स का। यहाँ पर ही क्या होगा, 26 से लेकर के 40 क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चन इसका रहेगा। और फिर 41 से लेकर करके 55 तक का इसका क्वेश्चन रहेगा। और ऑप्शन रहेगा, आप या तो 26 से लेकर 40 करो या फिर 41 से लेकर के 55 वाला करो, इन दोनों में से। तो कोई भी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग थ्योरी वाला पार्ट है, कोई भी नहीं पढ़ाता, हम लोग ये पढ़ेंगे और इसी को करेंगे। मतलब स्टार्टिंग का 40 MCQ हम लोग करेंगे, बाकी जो 15 क्वेश्चन आपको और नजर आएगा उसको क्या कर दिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा। बोलिए क्लियर है, समझ में आया। चलिए अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या क्वेश्चन है, चैप्टर्स है, तो थ्योरी इसका भी हम लोग पढ़ेंगे, ये भी कंपनी का पार्ट है, ठीक है। थ्योरी पढ़ेंगे। रेशियो एनालिसिस एक चैप्टर है जहाँ पे फॉर्मूलाज वगैरह बहुत सारा रहेगा, फॉर्मूलाज याद करना पड़ेगा।
कंपेरेटिव स्टेटमेंट कॉमन सा स्टेटमेंट एकदम ईजी है, एक पैटर्न दे देंगे उसी से पूरा समझ बन जाता है। ठीक है, तो सिलेबस उम्मीद करते हैं आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ तक रिकॉर्ड करिए सब। शुरू करते हैं हम लोग, कुछ बोर्ड में हम लिखे हैं। आइए सबसे पहले पार्टनरशिप के बारे में। तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या है? व्हेन 2 और मोर पर्सन, मतलब यहाँ से समझ में आया पार्टनरशिप में मिनिमम कितना इंसान होगा? 2 इंसान। अब मैक्सिमम कितना होगा नहीं होगा अभी हम थोड़ा देर में बता रहे हैं। व्हेन 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा इंसान साथ में मिल करके स्टार्ट करता है। कमेंस मतलब क्या होता है? स्टार्ट करना, शुरू करना। जॉइंटली कमेंस अ बिजनेस फॉर कॉमन पर्पस या कॉमन ऑब्जेक्टिव, उन लोग का ऑब्जेक्टिव क्या? प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस में, इसको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप बिजनेस। ये तो नॉर्मल डेफिनेशन था। लॉ क्या बोलता है? देखो पार्टनरशिप जो बिजनेस है ना, ये कौन सा लॉ से आया? पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। अच्छा, जो चीज़ अभी हम बोलने वाले हैं ये आप लोग कॉपी में नोट करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे हम नहीं लिखे लेकिन ज़रूरी है। पार्टनरशिप बात को सुनो, पार्टनरशिप जो हम लोग पढ़ रहे ये एक एक्ट से आया हुआ है जिसका नाम क्या? पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या से आया है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 को। ठीक है, अब ये एक्ट कब आया था? तो लिखिएगा 1 अक्टूबर 1932 में आया था। कब आया था? 1 अक्टूबर 1932। मतलब फोर्स में कब आया था? कम इनटू फोर्स, लिखिएगा कम इनटू फोर्स। दिस एक्ट कम इनटू फोर्स ऑन 1 अक्टूबर 1932 को ये एक्ट आया था। बात तो समझोगे, जो चीज़ अभी हम बता रहे, इधर सुनिए। ये एक्ट कब आया था? 1932 1 अक्टूबर को। अगर वीडियो के माध्यम से जो भी देख रहा है तो वीडियो पॉज करके ये सब चीज़ को क्या करिएगा? लिखते रहिएगा। ये कब आया था? 1 अक्टूबर 1932 को। सब सेक्शन, इसमें टोटल कितना सेक्शन है? तो टोटल 74 सेक्शन है। कितना सेक्शन है इसमें? टोटल 74 सेक्शन है। बोलो कितना? 74। इस एक्ट आया था ना, तो 74 का 74 सेक्शन इसी दिन एप्लीकेबल हो गया था, सिवाय एक सेक्शन का। उस सेक्शन का नाम कितना है? सेक्शन 69। कितना है? ये सब चीज़ जो हम बता रही है आपका कोई बुक वगैरह में अकाउंट्स का नहीं में नजर आएगा। ठीक है, सेक्शन 69 के अलावा सब एक्ट लागू इसी दिन हो गया था, 1 अक्टूबर 1932 से। अब सेक्शन 69 कौन सा एक्ट है? कौन सा डिफिनेशन मतलब सेक्शन है? क्या बोलता है इस सेक्शन में? सेक्शन 69 में तो सेक्शन 69 बोलता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब बात को सुनो, यहाँ तक तो टीचर लोग बोल देता है कि सेक्शन 69 कब से लागू होने लगा था? फोर्स में कब आया था सेक्शन 69? तो 1 साल बाद, 1 अक्टूबर 1933 को, 1933 से। ये सब बताता है कि पार्टनरशिप कब आया था? 1 अक्टूबर 1932 में सब सेक्शन आ गया था। सिर्फ सेक्शन 69 1 अक्टूबर 1933 को आया था। अब क्यों आया था सेक्शन 69? होता क्या था सुन लीजिए। पार्टनरशिप जब आया था 1932, इससे पहले ये जो एक्ट हुआ करता था ना, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था। क्या था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देख लो इधर, पार्टनरशिप से पहले कौन सा एक्ट था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हुआ करता था। ठीक है, सुन लो पहले बात को। ये एक्ट पार्टनरशिप से पहले क्या था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत बड़ा एक्ट हुआ करता था। उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, हर एक चीज़ के बारे में वो लॉ में लिखा हुआ था। तो हुआ क्या, लॉ मेकर्स लोग क्या किया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कुछ एक पार्ट को हटा करके क्या बनाया? पार्टनरशिप बनाया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक पार्ट को हटा करके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बनाया। समझ में आ रहा? अलग अलग पार्ट करके अलग एक्ट कर दिया। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हटा करके मतलब उसका ब्रांच को अलग करके क्या लाया? पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब बात सुनिए, क्या 1932 से पहले पार्टनरशिप ऑलरेडी हुआ करता होगा कि नहीं इंडिया में? बहुत कोई करता होगा पार्टनरशिप बिजनेस। तो पार्टनरशिप जैसे एक्ट आया तो गवर्नमेंट बोला सबको रजिस्ट्रेशन कराने। अब जैसे एक्ट आएगा सब रजिस्ट्रेशन करा लेगा जितना आदमी है दुनिया में, इंडिया में? नहीं ना। तो उन लोग को 1 साल का टाइम दिया गया कि 1 साल के अंदर आप लोग जल्दी जल्दी क्या कराओ? रजिस्ट्रेशन कराओ। तो सेक्शन 69 किसके बारे में बात करता है? रजिस्ट्रेशन के बारे में। किसके बारे में बात करता है? रजिस्ट्रेशन के बारे में। बोले क्लियर है? लिखना चाहते हो बगल में ऐसे एरो करके लिखोगे ताकि आपको याद रहे। हालांकि ये वीडियो हमेशा यूट्यूब में रहेगा, रिवीजन करने के लिए आप एक बार देख लोगे, लेकिन कॉपी में लिखते जाइएगा साथ साथ। क्लियर है? समझ में आया पार्टनरशिप के बारे में? अच्छा, ये एक्ट 1932 में आया था। ये लॉ जब आया था ना, पहले इंडिया में एप्लीकेबल नहीं हुआ कर, सॉरी, इंडिया में एप्लीकेबल होता था, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होता था। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ था दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के अलावा सब स्टेट में लागू होता था ये एक्ट। क्लियर है? लेकिन आर्टिकल 377 लाया अमित शाह, पता है ना आप लोग को, मोदी गवर्नमेंट। तो 377 आने के बाद अब ये लॉ जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होता। मतलब जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा देते थे ना, अब वो स्पेशल स्टेट नहीं है, नॉर्मल है वो भी। ठीक है, तो आज का टाइम में दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर लिखिएगा।
आज के टाइम में ये जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होता है। बोलिए क्लियर है। अब सुनिए सर, बात को अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक समझ में आया? पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा थोड़ा चीज़ हम बता दिए, इसको हम मिटा रहे, जो ऊपर में ये सब चीज़ को हम मिटा रहे, ठीक है। अब सुनिएगा, पार्टनरशिप का जो डिफिनेशन क्या होता है, पार्टनरशिप होता क्या है, तो ये कौन सा सेक्शन में लिखा हुआ है? सेक्शन 4, इसको अंडरलाइन करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। पार्टनरशिप का डिफिनेशन कौन सा सेक्शन में लिखा हुआ है? तो पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन नंबर 4 में लिखा हुआ। पार्टनरशिप होता क्या है, तो पार्टनरशिप क्या होता है, आइए अच्छे से पढ़ते हैं। अब बात नहीं, कोई का आवाज़ नहीं निकलना चाहिए, यहाँ सुनिए, सिर्फ मेरा बात जितना बातचीत करना है हमसे करो ना भाई, ठीक है। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है? सेक्शन 4, तो सेक्शन 4 बोलता है, अच्छा से ये रेड पेन से लिखा हुआ है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये डेफिनेशन नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र है, मतलब बहुत कुछ इसमें छिपा हुआ है, ध्यान से खाली पढ़ने वाला होना चाहिए। आइए, बोला एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप क्या है? तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन है, पहला चीज़ अंडरलाइन किया, ठीक है। रिलेशन किस चीज़ का है? मतलब जहाँ रिलेशन एग्रीमेंट के बेस पे, किसका रिलेशन है? एग्रीमेंट है। यहाँ पे एग्रीमेंट क्या होता है? कोई भी प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन एग्रीमेंट होता है, ठीक है। हम अपना वाइफ को बोला कि बाबू आज खीर बना दीजिए, हम आपको सोना का छल्ला ला करके देंगे रात में, तो हम उसको प्रॉमिस किया और साथ में छल्ला ला करके दिया, तो वो एग्रीमेंट कहलाता है। अब हम अगर नहीं देंगे उसको तो वो कोर्ट में जा करके केस कर सकती है। आया बात समझ में? क्योंकि एग्रीमेंट कंसिडरेशन भी है तो वो एग्रीमेंट माना जाएगा। हाँ, ये नहीं बोल सकते बाबू आज खीर बनाओ, हम तुम्हारे लिए चांद तारा तोड़ कर लाएंगे, क्या पॉसिबल है? तो वो एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा। क्लियर है? तो पार्टनरशिप रिलेशन किसका है? रिलेशन एग्रीमेंट का। किसके बीच में? पर्सन्स के बीच में। इसको अंडरलाइन करेंगे, पर्सन। अब यहाँ पर्सन का मतलब क्या होता है? तो पर्सन का मतलब नेचुरल पर्सन, हम लोग, तुम लोग, और हर वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सुन लो, हर वो आर्टिफिशियल पर्सन जो सेपरेट इंटिटी होता है। कौन होता है? सेपरेट इंटिटी, मतलब लॉ के नज़र में उसका खुद का अलग पहचान हो, जिसके नाम पे केस कर सके। जैसे रिलायंस कंपनी अलग पहचान है ना, अंबानी अलग है, रिलायंस कंपनी अलग है, तो रिलायंस कंपनी के नाम पे केस होता है कि नहीं होता है? तो सेपरेट इंटिटी, हर वो नेचुरल पर्सन, हम लोग क्या है? नेचुरल पर्सन, और सेपरेट इंटिटी भी यहाँ पर्सन में कवर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट, हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। यहाँ प्रॉफिट का बात किया, लॉस नहीं। मतलब पार्टनरशिप का मकसद क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब एनजीओ कर रहे, ए और बी मिल कर करके पैसा लगाया और गरीब लोग का मदद कर रहे, क्या उसको पार्टनरशिप बोलेंगे? तो आंसर इज नो। इन लोग बिजनेस करेगा, वो बिजनेस का मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना है, मकसद होना चाहिए। बोलो क्लियर है? सर लॉस हो गया तो आपस में वो लोग भी बस सहेगा, लेकिन यहाँ पे मकसद क्या होना चाहिए? प्रॉफिट का। नेक्स्ट, एनजीओ नहीं होना चाहिए। यहाँ से ये समझ में आया? तो क्वेश्चन एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है कि नहीं बन सकता है? कैन अ पार्टनरशिप बिकम एनजीओ? तो आंसर का मतलब कैन पार्टनरशिप इज डन थ्रू एनजीओ? नहीं हो पाएगा। दो इंसान मिल कर करके अगर चैरिटी कर रहा है या समाज की सेवा कर रहा है, उसको पार्टनरशिप बोलेंगे, तो आंसर क्या बोलिएगा? नो। आप लोग को पता है एमसीक्यूज में असर्शन रीजन भी आएगा, केस स्टडी भी आएगा, तो ये सब एमसीक्यूज में केस स्टडी आएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट, क्या प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस होना चाहिए, मतलब एनजीओ नहीं, एनजीओ को बिजनेस नहीं मानते, वो बिजनेस का मकसद क्या होना चाहिए? प्रॉफिट का। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब क्या है? चाहे सब मिल करके काम करे या कोई एक भी पार्टनर अगर काम कर रहा है तब भी इसको पार्टनरशिप बोलेंगे। एग्जाम्पल दीजिए ना, मान लीजिए 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर का नाम है इना मीना डी का, क्या नाम है? इना मीना डी का, ये लोग 3 पार्टनर है, ठीक है। तीनों मिलकर बिजनेस कर रहे, पैसा लगाया बिजनेस में, ठीक है। बिजनेस में पैसा लगाया, लेकिन काम सिर्फ कौन कर रहा था? इना। इन लोग दोनों सो करके था, इन लोग कोई काम नहीं कर रहा। स्लीपिंग पार्टनर, याद आ रहा है बी स्टडी? ये लोग कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ साल का आखिरी में अपना हिस्सा प्रॉफिट लेकर के चले जा रहा है, क्या तब भी इसको पार्टनरशिप बोलेंगे? तो आंसर इज यस बोलेंगे। क्यों? कैरिड बाय ऑल, सब मिल करके चलाए, या कोई एक भी और एनी ऑफ देम, कोई भी एक इन लोग के बिहाफ में काम करेगा तब भी उसको पार्टनरशिप बोलेंगे। तो इस पॉइंट में तुम देखो, इना जो है, इना इन लोग दोनों का एजेंट हो गया कि नहीं? इन लोग प्रिंसिपल हुआ, इन लोग के बिहाफ में काम कौन कर रहा है? इना कर रहा। तो इन लोग के बीच में कौन सा रिलेशन हुआ? प्रिंसिपल एजेंट। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कौन सा रिलेशन है? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है। इसको और क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। बोलो क्या बोलते हैं?
म्यूचुअल एजेंसी। तो क्वेश्चन आता है पार्टनरशिप बेस कौन से रिलेशनशिप से, तो क्या बोलिएगा, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप के बेस पे बना हुआ पार्टनरशिप। अगर कोई पार्टनरशिप में, सुनो ना अरे अच्छे लोग, अगर कोई पार्टनरशिप में रिलेशनशिप प्रिंसिपल एजेंट का नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। इससे एक और चीज़ साबित होता है सर, क्या, किसी का भी एक का काम के वजह से बाकी पार्टनर भी लायबल हो जाएगा। मतलब सर मान लीजिए इन लोग तीनों काम कर रहा था, बात को समझो, ये लोग तीनों काम कर रहा था, फर्ज कर लो ये जो है ना क्वालिटी दूध बनाने का बिजनेस था, ये क्वालिटी दूध को बनाता था, परचेस मतलब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता था, दूध बनाता था। अब ये जानबूझ करके दूध में क्या किया ना, गाढ़ा करने के लिए फिनाइल मिला दिया। क्या मिला दिया? अब पब्लिक लोग पी करके डायरिया हो गई है, पब्लिक लोग केस करेगा कंपनी के ऊपर, फंसेगा क्या, सिर्फ इना फंसेगा या मीना डी का भी फंसेगा? तो आंसर यह रहेगा यहाँ पे तीनों ही लायबल हो जाएगा, तीनों को जेल जाना पड़ेगा। भले ही बोलेगा भाई हम तो शरीफ आदमी हैं, हम तो पूजा पाठ नमाज पढ़ते हैं, वो बोलेगा हम तो कल हज कर करके आया, हमको कुछ नहीं पता, भले इन लोग का कोई गलती नहीं है, फिर भी इन लोग लायबल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कौन सा रिलेशन है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है। एक का काम को मान लिया तो सब मिल करके किया, सब फंसेगा। बोलो क्लियर है? तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, एक केस स्टडी देगा कि एक कोई पार्टनर गलती किया, क्या दूसरा पार्टनर लायबल होगा? तो आंसर तो होगा यहाँ लायबल होगा। कौन से रिलेशन के वजह से? तो क्या बोलिएगा, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप की वजह से। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए अब सुनो, इसमें ना ये जितना भी डेफिनेशन है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पता है, लास्ट वाला, कैरी डन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब सर प्रॉफिट भी मकसद नहीं है। एग्जाम्पल लीजिए, दो या दो से ज़्यादा इंसान अगर साथ में जुड़ गया, क्या उसको पार्टनरशिप बोलेंगे? आंसर इज नहीं। पार्टनरशिप तभी बोलेंगे जब उन लोग के बीच में कौन सा रिलेशन होगा, म्यूचुअल एजेंसी। एग्जाम्पल लीजिए, मान लो एक आदमी है, मिस्टर एक्स नाम है, उसका 2 बच्चा था, वाई और जेड, ठीक है। एक्स मर गया, एक ज़मीन छोड़ करके गया तो 100 एकड़ का। अब उस 100 एकड़ का ज़मीन का मालिक कौन हो गया, वाई और जेड हो गया ना। अब उस ज़मीन को रेंट पे लगा करके दोनों आपस में बांट ले रहा, क्या ये लोग दोनों पार्टनर कहलाएगा? नहीं। पार्टनर कहलाने के लिए क्या रिलेशन होना चाहिए, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होना चाहिए। जब तक ये प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप नहीं है, पार्टनर है। मतलब सिर्फ प्रॉफिट शेयर कर रहा है, प्रॉफिट शेयर कर रहा है, क्या वो लोग पार्टनर होगा? तो आंसर इज नहीं। दो इंसान भी है, देख लो, रिलेशनशिप भी है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट भी है कि आधा तेल लेगा आधा ज़मीन हम लेंगे, एग्रीमेंट भी है, प्रॉफिट भी शेयर कर रहा है, दोनों इंसान सेपरेट एंटिटी भी है, लेकिन उन लोग के बीच में कैरी डन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल वाला वर्ड नहीं, मतलब प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप नहीं है। अगर कुछ का लिए गलत काम करेगा, क्या ये फंसेगा? तो आंसर इज नहीं। ये कुछ करेगा तो ये भी नहीं फंसेगा, लेकिन पार्टनरशिप में दोनों लायबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है। इसी वजह से अब जो लिखाने जा रहे हैं MCQ लिख लो। प्रॉफिट शेयरिंग जो होता है ना, प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप में, प्रॉफिट शेयरिंग ये प्राइमा फेसी एविडेंस है। क्या है बाबू? प्राइमा फेसी एविडेंस है। और आपका म्यूचुअल ट्रस्ट या म्यूचुअल एजेंसी ये कंक्लूसिव एविडेंस है। क्या है बाबू? कंक्लूसिव एविडेंस है। सब प्राइमा फेसी एविडेंस और कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब क्या होता है? प्राइमा फेसी एविडेंस का मतलब क्या होता है? जिसको देख करके हम नतीजा में नहीं पहुंच सकते। CCTV कैमरा में एक इंसान लग रहा है कि ये शाहरुख खान है, क्या हम सजा दे सकते हैं शाहरुख खान को? सिर्फ CCTV कैमरा, पूरा फेस शक्ल समझ में नहीं आया, बस परछाई ऐसा लग रहा है, ऐसे बाहों में हाथ ऐसे कर करके रखा, हमको लग रहा नहीं शाहरुख खान ही ऐसे करता है, क्या हम उसको सज़ा सुना सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइमा फेसी एविडेंस है। जब तक उसका शक्ल या उसका फेस या उसका आवाज़ नहीं समझ में आएगा तो हम लोग कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब वो होता है कि जिसको देख करके नतीजा पे पहुंच जाए, समझ में? तो क्या प्रॉफिट शेयर होगा, क्या पार्टनर हो जाएगा, पार्टनरशिप होगा? अभी हम बताया प्रॉफिट शेयर एक्स का 2 बेटा था वाई जेड, क्या पार्टनरशिप था उन लोग के बीच में? तो आंसर इज नहीं। लेकिन पार्टनरशिप कब हो जाएगा? जब उन लोग के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होगा? वो प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होगा, तभी वो पार्टनरशिप है। इसी के लिए इसको कंक्लूसिव एविडेंस बोलते हैं। तो यहाँ से MCQs आएगा। इसको ये भी बोलते हैं, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। इसका एक और, इसको और बोलते हैं, क्या नाम नहीं है, मतलब इसको बोला जाता है ऐसे करके। इसका एक और ऐसे करके एग्जाम्पल देगा, कार्डिनल प्रिंसिपल है। कार्डिनल प्रिंसिपल मतलब, कार्डिनल मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्डिनल मतलब कार्डिनल फीचर है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप में अगर ये नहीं तो पार्टनरशिप भी नहीं। बोले यहाँ तक समझ में आया? MCQs कितना MCQs हम भर भर करके आप लोग को यहीं पर ही दे दिया। एक 4 लाइन का डेफिनेशन देख रहे हो, 3 लाइन का डेफिनेशन में कितना गहराई था? बोलिए, बोलो। चलिए
नेक्स्ट आगे बढ़े। अब पार्टनरशिप हम लोग पढ़ लिए, पार्टनरशिप क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा इंसान मिल करके बिजनेस करेगा। एनजीओ नहीं, प्रॉफिट मकसद होना चाहिए, एक का करने से दूसरा का भी करने से प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होगा तो पार्टनरशिप कहलाएगा। अब पार्टनर किसको बोलते हैं, तो पार्टनर किसको बोलते हैं, पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप किसी और के साथ। इंडिविजुअली इसको क्या बोलेंगे, पार्टनर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल लीजिए, 3 पार्टनर है, राजू, श्याम और बाबू भैया, ठीक है। इन लोग तीनों मिल करके एक फर्म खोला, फर्म का नाम रखा है एडिफाई एंड एसोसिएट्स। क्या सर अपना कोचिंग को प्रमोट कर रहे हैं, तो किसको करे बोलो। ये लोग तीनों मिल करके फर्म का नाम क्या रखा है, एडिफाई एंड एसोसिएट्स। तो इन लोग तीनों को अकेला क्या बोला जाएगा, अलग अलग, राजू पार्टनर, श्याम पार्टनर, बाबू पार्टनर। इन लोग तीनों को जोड़ देंगे, इन लोग तीनों को जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, फर्म, जो कि क्या है, एडिफाई एंड एसोसिएट्स। पार्टनर लोग को अलग अलग कर करके बात करेंगे तो पार्टनर कहलाएगा, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, फर्म कहलाएगा। और जिस नाम से बिजनेस कर रहा है, कौन नाम से कर रहा है, एडिफाई एंड एसोसिएट्स, इसको फर्म नेम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फर्म का नाम। पढ़िए, पर्सन जो इंटर किया पार्टनरशिप दूसरे के साथ, अलग अलग इंडिविजुअली उन लोग को क्या बोलेंगे, पार्टनर्स। एंड कलेक्टिवली सबको साथ में जोड़ करके क्या बोलेंगे, फर्म। और जिस नाम से ये लोग बिजनेस चला रहा है उसको क्या बोलेंगे, फर्म। बोलो क्लियर, आगे बढ़े। अब देखो पार्टनरशिप में मिनिमम कितना इंसान होता है, बोलो बाबू, मिनिमम कितना होता है, 2। ये भी लिख लो, मिनिमम पार्टनरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कोई बुक में अलग अलग चीज़ है, इसको लिखना चाहते हो लिख लो। पार्टनरशिप में मिनिमम कितना इंसान होगा बाबू, बोलिए 2। मैक्सिमम कितना होगा, आइए दिखा रहे हैं हमको, आपको पहले लिख दे रहे, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, सुन लीजिए। मिनिमम कितना होगा, बोलो 2, ठीक है। पार्टनरशिप में मिनिमम कितना इंसान होना चाहिए, 2। मैक्सिमम कितना होगा, सुन लीजिए, मैक्सिमम पार्टनरशिप एक्ट कितना बोलता है, 20। लेकिन अगर आपका बिजनेस बैंक है, बैंकिंग है, तो वहाँ कितना जोड़ सकते हो आप मैक्सिमम पार्टनर्स, 10। अगर बैंक के अलावा कोई भी बिजनेस है, अदर देन बैंकिंग, अदर देन बैंक के अलावा कोई भी बिजनेस अगर कर रहे हो कितना इंसान जोड़ सकते हो, और मैक्सिमम कितना, सॉरी मैक्सिमम 20, और बैंकिंग बिजनेस है तो मैक्सिमम 10। एक चीज़ और आप लोग ऊपर लिख लो कि ये पार्टनरशिप एक्ट जो है ना 1932, ये एग्जॉस्टिव नेचर का नहीं है, एग्जॉस्टिव नेचर का नहीं है, नॉट एन एग्जॉस्टिव नेचर। पार्टनरशिप एक्ट इज नॉट अ एग्जॉस्टिव नेचर, ये लिख लो, क्वेश्चन आ सकता है। पार्टनरशिप एग्जॉस्टिव नेचर का नहीं है। अब एग्जॉस्टिव नेचर का मतलब क्या होता है, सुन लीजिए। एग्जॉस्टिव नेचर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बड़ा एक्ट कुछ और बोल रहा है, पार्टनरशिप कुछ और बोल रहा है, तो यहाँ पर जीत किसका होगा, कोई और एक्ट का होगा, पार्टनरशिप का एक्ट का जीत नहीं होगा। मतलब कोई एक्ट अगर कोई चीज़ के बारे में बोल रहा है कि हाँ करना चाहिए, पार्टनरशिप बोल रहा नहीं करना चाहिए, तो बात किसका सुना जाएगा, दूसरा एक्ट का। इसी के लिए एग्जॉस्टिव नेचर का नहीं है। अब इससे क्या लेना देना, आइए सुनिए। पार्टनरशिप में मिनिमम कितना, 2, मैक्सिमम कितना, 20, और बैंक बिजनेस है तो 10। लेकिन कंपनीज एक्ट जब 2013 में आया था ना, उसका सेक्शन 464, ये लिख लोगे, सेक्शन 464 रूल नंबर 10 में लिखा हुआ कि मैक्सिमम पार्टनर कितना हो सकता है, तो 50। कितना हो सकता है, 50। अब देखो यहाँ पर ये पार्टनरशिप कुछ और बोल रहा और ये कुछ और बोल रहा, जीत किसका होगा, 50। आज का टाइम में कितना पार्टनर बिना मैक्सिमम ले सकते हैं, तो 50। सर हम लोग का बुक में ना सर 100 भी लिखा हुआ है, हमको भी पता है, मेरा भाई नेट में भी 100 लिखा हुआ है। हम प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हो। हम जहाँ जहाँ आप लोग का क्वेश्चन जाएगा ना, हम वो पहले से बता देंगे। आप लोग जितना पढ़े हो उससे ज़्यादा हम पढ़े हैं, हमको पता है आपका डाउट कहाँ होगा। बहुत कोई लड़का बोलेगा ना सर हम लोग बुक में 100 लिखा हुआ है, अरे हमको ही पता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब रूल बना रहा था ना, लॉ बना रहा था, तो वो बोला था कि हम लोग चाहेंगे फ्यूचर में तो ये 50 को चेंज करके 100 भी बढ़ा करके कर सकते हैं, लेकिन अभी तक का 100 किया नहीं है, अभी भी कितना चल रहा है, तो आप लोग भी कितना लिखिएगा, 50। क्लियर है। सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है कि अगर फ्यूचर में हम लोग का दिल करेगा तो 50 को बढ़ा करके 100 करेंगे, लेकिन अभी तक का सेंट्रल गवर्नमेंट का दिल नहीं किया। मेलोनी के ऊपर दिल है सेंट्रल गवर्नमेंट, समझ में आ रहा है। चलिए, मोदी जी का दिल मेलोनी के ऊपर है ना, मेलोनी तू मुझे अच्छी लगे। चलिए समझ में आया भाई। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना हो सकता है, जल्दी बोलो, एमसीक्यू जाएगा 50। क्लियर है।
बैंक बिजनेस रहा या जो भी बिजनेस रहा, मैक्सिमम कितना आज के टाइम में 50। लेकिन अगर क्वेश्चन दे दिया सर पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग कितना होगा तो 20, बैंक लिख दिया तो समझ जाओगे 1932 का बात किया 10, सिर्फ पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम कितना नंबर पार्टनर होता है तो 50 लिख करके आइएगा। क्लियर। चलिए कौन सा रूल सेक्शन में लिखा हुआ है 464 कंपनीज एक्ट का 464 रूल नंबर 10 में, इतना कोई नहीं बताता बाबू लोग, ठीक है। चलिए आगे आइए। पार्टनरशिप डीड। अब देखो डीड क्या होता है, पार्टनरशिप में ना देखो पार्टनर लोग का रिलेशन क्या, एग्रीमेंट के ऊपर बेस बना हुआ ना, बिना एग्रीमेंट का पार्टनरशिप होगा नहीं ना। अब एग्रीमेंट क्या होता है, कुछ भी प्रॉमिस कर दिया, कुछ भी प्रॉमिस साथ में कंसिडरेशन, साथ में कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, बदले में कुछ एक्सचेंज करना। हम प्रॉमिस किया वाइफ को खीर बनाओ छल्ला देंगे, दे दिया तो वो क्या बन गया, एग्रीमेंट बन गया। समझ में आया। नहीं भी दिया, वादा कर दिया, देने लायक है चीज़, छल्ला देने लायक है ना रिंग, तो वो एग्रीमेंट कहलाएगा। नहीं देंगे तो वो केस कर सकती है अगर चाहेगी तो, एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट जो होता है ना वो दो तरह का होता है। एग्रीमेंट कितना तरह का होता है वो दो, एक होता है ओरल जिसको वर्बल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और एक होता है रिटन फॉर्म में। क्या होता है सर लिखित तौर पे, क्यों, क्योंकि देखो 3 पार्टनर है, इना मीना डिका। इना बोला हम 4 हिस्सा रखेंगे, बोला 3 हम 2। कल हो सकता है फ्यूचर में लोग पलट सकता है कि नहीं, वो बोलेगा नहीं तीनों आपस में इक्वल बंटवारा करेंगे, तो यहाँ इन लोग के साथ गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पहले बात तो सुनो भाई, इन लोग के साथ गलत हो जाएगा तो उस टाइम में केस करने जाएगा। एग्रीमेंट मुंह से किया हुआ है, कोर्ट में बोलेगा सबूत दिखाओ, तुम क्या दिखाओगे, सबूत नहीं होगा ना। इसी के लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है ना ज़्यादातर रिटन फॉर्म में रखो, ज़्यादा अच्छा, ताकि बाद में डिस्प्यूट नहीं हो, झगड़ा लड़ाई नहीं हो। लेकिन आप ओरल भी कर सकते हो। अब यहाँ पे ना अमूमन बुक में हमें गलती देखते हैं। बाबू देखो हम लोग प्रोफेशनल का स्टूडेंट है, हम लोग इतना डीप में जा करके ही पढ़ाएंगे। आपका टीचर क्या पढ़ा रहा नहीं पढ़ा रहा हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको ज़्यादा सीखना है, अच्छा से सीखना है, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। सुनिए इधर क्वेश्चन क्या लिखा रहता है ना बुक्स में वगैरह में, बहुत सारा बुक में कि एग्रीमेंट करना कंपलसरी है, एग्रीमेंट करना कंपलसरी है, जो कि सही भी है ये बात। पार्टनरशिप में बिना एग्रीमेंट का पार्टनरशिप होगा ही नहीं, एग्रीमेंट करने ही होगा आपको। समझ में आ रहा, पार्टनरशिप में बिना एग्रीमेंट करना होगा ना भाई। 3 पार्टनर है, कौन कहाँ काम करेगा, कौन कितना पैसा लगाया, किसको कितना शेयर मिलेगा नहीं मिलेगा, सब कुछ कहाँ लिखा रहता है। मतलब पार्टनरशिप का जितना भी टर्म्स एंड कंडीशन हो कहाँ लिखा रहता है, एग्रीमेंट में। अब एग्रीमेंट हम तुमको बताया 2 तरह से होता है, मुंह से भी होता है ओरल, और रिटन फॉर्म में भी होता है। अच्छा क्या है, रिटन फॉर्म में लिखित तौर पर कर लो ताकि बाद में झमेला नहीं हो। क्लियर। अब क्वेश्चन में आप लोग का बुक में क्या लिखा रहता है ना, पार्टनरशिप डीड इज कंपलसरी। अब ये डीड क्या है सर, यही एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को अगर रिटन फॉर्म में लिख करके बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है। अब तुम सोचो बुक में लिखा हुआ पार्टनरशिप डीड इज कंपलसरी, डीड बनाना कंपलसरी है। जब डीड बनाना कंपलसरी है तो ओरल का तो बात ही नहीं करना चाहिए था। जब डीड बनाना कंपलसरी, खुद सोचो लॉजिकली, तुम देखो गलत है कि नहीं बुक में। जब डीड बोल दिया है कंपलसरी है तो एग्रीमेंट कंपलसरी का है हुआ। एग्रीमेंट और डीड दोनों एक ही चीज़ है। एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट 2 तरह से हो सकता है, ओरल भी रिटन भी। रिटन में कर लिया हो तो उसको क्या बोलेंगे, डीड। अब तुम जब बोल रहे हो कि डीड कंपलसरी है, बुक में लिखा हुआ बहुत सारे बुक में डीड कंपलसरी है, तो ओरल वाला तो मतलब ही नहीं पैदा होता ना बताने का बच्चे लोग को। एक ही चीज़ बोलो कि एग्रीमेंट क्या है, डीड है। डीड क्या है, एग्रीमेंट है। लेकिन फ़र्क कहाँ है जरा, जब वर्बल हो जाएगा। डीड कब होता है, जब रिटन फॉर्म में। आइए पढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या है, इट इज़ नथिंग बट द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। इसमें क्या रहता है, जितना भी टर्म्स एंड कंडीशन है पार्टनरशिप के बारे में हर चीज़ लिखा रहेगा। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, हर पार्टनर का साइन होना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। हर पार्टनर का यहाँ साइन करना जरूरी है। और इसमें इंडियन स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग स्टैम्प भी किया हुआ रहता, थप्पा लगा रहेगा गवर्नमेंट का। नहीं किया हुआ तो वो डॉक्यूमेंट लीगल नहीं माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा, फेक माना जाएगा। समझ में आ रहा। तो कभी भी पार्टनरशिप करोगे, एग्रीमेंट बनाओगे तो इंडियन स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग स्टैम्प करवा लीजिएगा ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर पाए। क्लियर है। नेक्स्ट, इसको और क्या बोलते हैं, यहाँ से एमसीक्यूज आएगा। मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं, और पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोलते हैं। ठीक है। फिर से हम बोल रहे हैं एग्रीमेंट करना कंपलसरी है, डीड बनाना कंपलसरी नहीं है। लेकिन आपका बुक में लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड इज कंपलसरी, गलत हो गई। याद रहेगा, आप लोग डीड को मैंडेटरी मत लिखिएगा, ऑप्शनल लिखिएगा। एग्रीमेंट कंपलसरी है। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे ना हम एक चीज़ आप लोग को अंडरलाइन कराया था कि पर्सन नेचुरल होना चाहिए,
सेपरेट होना चाहिए। एक और चीज़ यहाँ पर ही लिख लोगे, केपेबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक भी हो। मतलब यहाँ से पता चल गया माइनर पार्टनर नहीं बन सकता क्योंकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट बनाने का कैपेबल नहीं सर। लेकिन हम लोग ना बी स्टडी में पढ़ा था सर कि माइनर पार्टनर बन सकता है सिर्फ बेनिफिट के लिए, मतलब सिर्फ फ़ायदा लेगा, नुकसान में नहीं रहेगा। तो यस, एक्सेप्शन है। नॉर्मली क्वेश्चन पूछेगा कैन माइनर बिकम पार्टनर, तो आंसर क्या बोलिएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो केपेबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन माइनर को पार्टनर बना सकते, एक्सेप्शन है सिर्फ कौन सा केस पे? सिर्फ बेनिफिट्स के केस पे, सिर्फ वो बेनिफिट लेगा, वो भी कंसेंट लेना पड़ेगा बाकी पार्टनर्स का। सब बाकी पार्टनर्स का मतलब एग्जांपल लीजिए ना, 3 पार्टनर था, रंचो, राजू, फरहान, 3 पार्टनर था, ठीक है। मान लो रैंचो मर गया और रैंचो का पीछे एक लड़का था जिसका नाम था चतुर, ठीक है। रैंचो का एक लड़का था जिसका नाम क्या था? चतुर, ठीक है। ये चलो मिलीमीटर था, ठीक है, मिलीमीटर था। उस टाइम में बच्चा था, 16 साल का था, बड़ा हो जाएगा तब ना सेंटीमीटर होगा। चलो, रैंचो का लड़का था कौन? मिलीमीटर। रैंचो अचानक से ना मर गया और उन लोग का डीड में लिखा हुआ था कि मरने के बाद उन लोग का फैमिली मेंबर क्या बन जाएगा? पार्टनर बन जाएगा। अब इत्तेफाक से एक गाड़ी में अपना वाइफ को लेकर के जा रहा था, मियाँ बीवी दोनों मर गया, ठीक। बचा कौन? सिर्फ मिलीमीटर बचा, ठीक है। तो मिलीमीटर डीड के अकॉर्डिंग क्या बन गया? पार्टनर बन गया। बनना नहीं चाहिए था, लेकिन डीड के अकॉर्डिंग क्या बोला था? मरने के बाद उसका घर वाला पार्टनर बन जाएगा। तो घर वाला कौन बचा? इसका सिर्फ पार्टनर बन गया। बिजनेस कौन चला रहा है? राजू और फरहान। लॉस हुआ, क्या मिलीमीटर भी देगा लॉस को? नहीं, वो सिर्फ फायदा होगा तब जाकर के अंकल हमको प्रॉफिट दीजिए, नुकसान में अंकल हम आपको नहीं जानते, आपका लॉस आप समझिए। समझ में आया? लेकिन ये जो पार्टनर बनेगा, बात को सुन लो, ये जो पार्टनर बनेगा इन लोग का रजामंदी के बिना नहीं बनेगा, मतलब इन लोग का कंसेंट होना जरूरी है। अगर इन लोग का कंसेंट नहीं लेगा तो वो पार्टनर भी नहीं बन सकता। बोलो क्लियर? सर थ्योरी इतना काहे खींच रहे? अरे मज़ा आ रहा है, बोलो। हाँ, अकाउंट्स तो सभी को मज़ा आता है, थोड़ा थ्योरी भी पढ़ लो, एक्स्ट्रा पढ़ो, गलत थोड़ी है, ज़्यादा सीखना गुनाह है। चलिए, यहाँ तक समझ में आया? हर एक चीज़ उतार लिए हो? चलिए यहाँ तक रिकॉर्ड करिए। चलिए, अब जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से थोड़ा थोड़ा हम लोग अब अकाउंट्स की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अभी भी 2-3 चीज़ बाकी है बताना थ्योरी में। चलिए, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा हुआ रहता है? सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, आपका फर्म कहाँ पे और क्या नाम से, जैसे एडिफाई एंड एसोसिएट्स, और कहाँ पे एड्रेस आप लोग का फर्म का ऑफिस है वो रहेगा। दूसरा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, मसनून सर और साहब सर उसका पार्टनर है तो उन लोग का नाम लिखा हुआ रहेगा और उन लोग का एड्रेस पर्सनल कहाँ रहते हैं वो भी लिखा हुआ रहेगा डीड में। थर्ड, टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस, आपका नेचर क्या है? टाइप, बड़ा बिजनेस है, छोटा है, किस चीज़ का बिजनेस है? लेदर का है, पर्स का है, पेन का है, ग्रोसरी का है, ये सब चीज़ लिखा हुआ रहेगा टाइप एंड नेचर में। नेक्स्ट, कौन पार्टनर कितना पैसा लगाया? साहब सर लगाए बिजनेस में, इधर सुनो है, साहब सर लगाए 1 लाख, मसनून सर लगाए 2 लाख, ये लिखा हुआ रहेगा पार्टनरशिप डीड में। क्लियर है? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर लोग जो फर्म में पैसा लगाए, सुनो है, इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इधर ध्यान दीजिए। दोनों पार्टनर है, फर्म का नाम क्या है? एडिफाई एंड एसोसिएट्स। अब अकाउंट्स के नज़रिया में फिर से हम बोले बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज आएगा इधर। अकाउंटेंसी का नज़रिया से देखोगे तो ये दोनों अलग है, ये तीनों अलग है, ये लोग अलग है, उसका बिजनेस अलग है अकाउंटेंसी का नज़र से। लेकिन लॉ का नज़र से दोनों क्या सेम है, सेपरेट नहीं है। इसी के लिए पार्टनरशिप में सेपरेट एंटिटी होता है या नहीं होता है? तो आंसर इज़ नो। पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड। ये सब चीज़ आप लोग बी स्टडी में पढ़ा हुआ, हम यहाँ पे नहीं लिखा रहे फालतू में, मान करके चल रहे आप लोग को आता है। सेपरेट एंटिटी नहीं है लॉ के नज़र से, लेकिन अकाउंट्स के नज़र से हम तुम लोग को पहले ही दिन बोला था कि बिजनेस अलग, ओनर अलग, ये अकाउंटेंसी पर्सपेक्टिव से। लेकिन लॉ के नज़र में सब क्या है? सेम। अच्छा, हम तुम लोग को बोला था ना सेपरेट एंटिटी ही पार्टनर बन सकता है। क्या एक पार्टनरशिप फर्म में कोई एक फर्म एडमिशन ले सकता है? पार्टनर बन गए? सर नहीं समझे, इधर ध्यान दीजिए भाई। मान लो पार्टनरशिप फर्म एक एडिफाई एसोसिएट्स, एक और फर्म राजू लोग का बिजनेस है, मान लो राजू, फरहान और तुम्हारा कौन है? रांचो, इन लोग तीनों का एक फर्म है, मान लो इडियट एंड एसोसिएट्स, इडियट एंड एसोसिएट्स, इन लोग का फर्म ये।
क्या इस फर्म में, देखो अकाउंट्स, क्या इस फर्म में ये वाला फर्म पार्टनर बन सकता है? तो आंसर इज नहीं। बोलो क्यों? क्योंकि इसका सेपरेट एंटिटी है, नहीं है ना सेपरेट एंटिटी, तो ये नहीं बन सकता। क्या रिलायंस कंपनी पार्टनर बन सकता है इसमें? तो आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि रिलायंस कंपनी का सेपरेट एंटिटी। ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बता रहे हैं, बहुत किसी को नहीं पता रहता ये सब चीज़, बहुत कोई टीचर लोग भी नहीं बताता है। फिर से समझ जाइए, कैन अ फर्म बिकम पार्टनर्स इन अनदर फर्म? तो आंसर इज नो, नहीं बन सकता। क्या कोई कंपनी पार्टनर बन सकता है अलग फर्म में? हाँ, हर वो इंसान पार्टनर बन सकता है जिसका सेपरेट एंटिटी होगा। आया बात समझ में? क्लियर है? बोलिए नेक्स्ट। और क्या क्या कंटेंट है भाई, पढ़िए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, मसनून सर और साफ सर बिजनेस से पैसे लगाए ना एडिफाइन एसोसिएट से में, तो अकाउंट्स के नज़र में, सुन लो ये लड़का लोग, अकाउंट्स के नज़र में ये लोग सब अलग है। अब इन लोग बिजनेस से पैसा लगाए, उसको क्या बोलते हैं? ओनर जब बिजनेस से पैसा लगाए तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो बदले में इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब कितना टका इंटरेस्ट मिलेगा? 10%, 12%, 15%, ये भी कहाँ लिखा रहेगा? डीड में लिखा रहेगा। ठीक है। ड्राइंग्स, इन लोग कितना पैसा निकाल लिया बिजनेस से, जब लगाता है कैपिटल निकाल लिया तो ड्राइंग्स। अब देखो, जब पैसा लगाया था तो फर्म से ये लोग इंटरेस्ट ले रहा था ना, अब पैसा निकाला है तो फर्म को इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कितना परसेंट? 10%, 12%, ये भी कहाँ लिखा रहेगा? डीड में। क्लियर है? अब एक चीज़ हम तुम लोग से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम लोग से ये पूछ रहे, बताओ फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है या प्रॉफिट है? बोलेगा एक्सपेंस है या इनकम है? फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है या इनकम है? हम पार्टनर के लिए नहीं बोला, फर्म के लिए बोला। कैसे इनकम है? देखो इधर बात को अच्छा समझिए। मान लीजिए दो पार्टनर्स है, फिर से अच्छा से, दो पार्टनर्स है, मिस्टर एम, मिस्टर एस। ये लोग एक बिजनेस खोला, पार्टनरशिप बिजनेस, जिसका नाम क्या है? एडिफाइन। अकाउंट्स के नज़र में ये लोग अलग है कि नहीं है? हाँ, ये लोग बिजनेस में पैसा लगाया, बदले में इंटरेस्ट मांग रहा, फर्म इन लोग को इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा? तो फर्म के लिए तो खर्चा हुआ ना, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया, ये क्या हुआ? फर्म के लिए एक्सपेंस। पार्टनर के लिए इनकम होगी, पार्टनर लोग के लिए इनकम का जरिया हुआ। उसी तरह अब उल्टा आ जाओ, ओनर लोग पैसा निकाला, फर्म से पैसा निकाला है, क्या बोलते हैं इसको? ड्राइंग्स। अब फर्म भी तो बोलेगा जब तुम लोग पैसे लगाए थे हमसे इंटरेस्ट लिए थे, अब तुम लोग निकाल रहे तो तुम लोग भी हमको इंटरेस्ट दे। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या आएगा? फर्म के लिए, ये फर्म के लिए, ठीक है, फर्म के लिए याद रहेगा। क्लियर है? अब कितना परसेंट इंटरेस्ट देगा ये लोग? 12%, 15%, ये सब कहाँ लिखा रहेगा? डीड में। नेक्स्ट, इसके बाद क्या बाबू? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आपस में मसनून सर और साहब सर कितना हिस्सा भाग करेगा? मसनून सर 3 हिस्सा लेगा, साहब सर 2 हिस्सा लेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये कहाँ लिखा रहेगा? डीड में लिखा रहेगा। और क्या सर? सैलरी। सुनो ना, बात नहीं, मान लो ये लोग दोनों पार्टनर था और हम लोग का फैक्ट्री में ना बहुत सारे एम्प्लॉय लोग काम कर रहा है, जूता बनाने का बिजनेस है। क्या है? जूता बनाने का बिजनेस है, ठीक है। ये लोग एम्प्लॉय है, इन लोग को क्या देता फर्म? सैलरी देता ना। लेबर लोग जो काम करते हैं उन लोग को क्या मिलता है? सैलरी। ये भी ना काम सीखा हुआ था, ये भी तुम लोग साथ बैठ करके फैक्ट्री में जूता बनाता था, तो इसको भी तो सैलरी मिलेगा। अब कितना सैलरी मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी कहाँ लिखा रहेगा? समझ में आया? अच्छा, फर्म को ना एक बिल्डिंग का जरूरत था, ब्रोकर लगाया था। ब्रोकर लोग क्या लेता? कमीशन लेता है कि नहीं? दिलाने का, प्रॉपर्टी दिलाने का कमीशन लेता है ना। तो ये एक पार्ट टाइम ना ब्रोकरी का काम कर रहे थे। ये फर्म को एक बिल्डिंग दिलाया तो फर्म ब्रोकरी देगा कि नहीं देगा? लोग को ब्रोकरी या कमीशन कुछ भी मिलेगा, बोनस वगैरह, वो सबको क्या बोलते हैं? रेमुनरेशन। कितना मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी कहाँ लिखा रहेगा? डीड में। क्लियर है? नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म। सर गुडविल क्या? इज्जत। इज्जत भी एक प्रकार का एसेट्स होता है बिजनेस में। देखो हम कोचिंग चला रहे, मेरा पास स्टूडेंट इतना सारा है, आप भी अगर कोई कोचिंग खोलोगे क्या मेरे तरह कमा लोगे? मेरे तरह इनकम हो जाएगा आपका? नहीं ना। तो कहीं ना कहीं हम तुम लोग से ज़्यादा कमा रहे, किस वजह से कमा रहे? गुडविल की वजह से। अब मान लीजिए हल्दीराम है, हल्दीराम को हम जा करके बोला ये अपना बिजनेस बेच दो हमको, तुम्हारा दुकान का वैल्यू बताओ, बोला 5 करोड़ रुपया। हम बोला तुम्हारा दुकान में जितना भी सामान वगैरह, लड्डू मिठाई फर्नीचर वगैरह, उसका दाम कितना हो? बोला 2 करोड़ रुपया। हम एक काम कर 7 करोड़ रुपया ले खाली कर दे, क्या औकात दे देगा हमको?
वो बोलेगा इतना दिन से जो हम मेहनत करके हल्दीराम को द हल्दीराम बनाया, कल तो ते बैठ कर करके लड्डू खाने लग जाएगा आराम से। मतलब कस्टमर बना बनाया मेरा मेहनत का वो मिल जाएगा। तो हम आपको बिजनेस 7 करोड़ में नहीं बेचेंगे बल्कि 15 करोड़ रुपये में बेचेंगे। तो एक्स्ट्रा जो हमसे पैसा ले रहा वो किस चीज़ का ले रहा है? गुडविल का ले रहा है। तो गुडविल कितना होगा फर्म का, कितना है नहीं है, ये भी कहाँ लिखा हुआ रहेगा? डीड में। अकाउंटिंग पीरियड, अब 12 महीने का अकाउंट्स बना रहे हो, 13 महीने का बना रहे हो, 11 महीने का बना रहे हो, ये भी लिखा हुआ रहेगा। कब से कब, जनवरी से दिसंबर बना रहे हो या अप्रैल से मार्च कर रहे हो, ये लिखा हुआ रहेगा डीड में। ऑडिट किससे करा रहे हो, कौन से चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करा रहे हो, कब कब करा रहे हो? क्योंकि देखो पार्टनरशिप बिजनेस को ऑडिट कराना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर उसका टर्नओवर सेल वगैरह बहुत ज़्यादा है ना, तब उसको टैक्स फैक्स देने के लिए, जीएसटी फीएसटी देने के लिए ऑडिट कराना पड़ेगा। तो ऑडिट करा रहा है कि नहीं, ये भी लिखा हुआ रहेगा। कौन से चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराया जा रहा है, कब कराया जा रहा है, सब लिखा हुआ रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कब शुरू किए थे पार्टनरशिप, कौन सा डेट में, वो लिखा हुआ रहेगा। कितना दिन का पार्टनरशिप कर रहे हो, पार्टनरशिप एट व्हील होता था ना, पार्टनरशिप एट व्हील, पार्टिकुलर पार्टनरशिप, एक ब्रिज बनाने का पार्टनरशिप, तो कितना दिन के लिए पार्टनरशिप खोले हो, 3 साल 4 साल के लिए, वो भी लिखा हुआ रहेगा। सेटलमेंट, अगर कोई पार्टनर मर गया या रिटायर हो गया तो उसका घर वालों को पैसा दोगे कि नहीं दोगे, काम करते करते मर गया, सैलरी वगैरह दोगे कि नहीं दोगे, तो वो सब चीज़ आपका लिखा रहेगा डेट में। इतना सारा चीज़ आपका डेट में लिखा रहता है, यहाँ से एमसीक्यूज आ सकता है। क्लियर? मिटाए। चलिए नेक्स्ट, इस तरफ आइए, इधर देखो, एक चीज़ आप लोग को वहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप में कराना क्या है, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। क्या है? वॉलेंटरी नेचर का। कौन सा नेचर का है? ऑप्शनल लिखो या फिर वॉलेंटरी लिखो, दोनों का मतलब क्या है? सेम। अब मैंडेटरी और कंपलसरी का मतलब क्या होता है? सेम। तो रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। कहाँ लिखा होता है? सेक्शन 69 में, याद आ रहा? एकदम स्टार्टिंग सेक्शन 69 रजिस्ट्रेशन का बात किया है। ये कराना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन नहीं कराता तो बहुत सारा कॉन्सिक्वेंसेज है। जैसे बाहर वाला के ऊपर केस नहीं कर सकते हो, बाहर वाला आपके ऊपर केस कर सकता है, 100 रुपया तक का केस कर सकते हो। याद आ रहा है? ये सब BSTD में पढ़ाया था हम। तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराने का बहुत सारा कॉन्सिक्वेंसेज है, लेकिन ये है क्या? ऑप्शनल है। MCQs में आएगा रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, तो आंसर क्या लिखिएगा? नहीं, फॉल्स। क्लियर है? अब आते हैं मेन अकाउंट्स में, हम लोग इंटर कर जाएंगे यहाँ से अकाउंट्स में इंटर। अगर आप एग्रीमेंट नहीं बनाए हो या फिर एग्रीमेंट बनाओ, बात को सुनो, एग्रीमेंट बना ओरल बनाए हो, वर्बल मुंह से, हम लोग दोनों, हम मसनून और साथ सर पार्टनर थे और दोस्त थे, बोला क्या एग्रीमेंट बनाएगा, तेरे को मेरे ऊपर भरोसा, हमको तेरे ऊपर भरोसा है। हम साफ को बोल दिया तुमको 3 हिस्सा देंगे, हम 2 हिस्सा रखेंगे, ठीक है। कल जाकर मुकर गया और साफ का पास कुछ एविडेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि मुँह से बनाया हुआ है, ठीक है, कोर्ट में साबित नहीं कर सका, तो उस केस में माना जाता है कि एग्रीमेंट क्या है? एब्सेंट है। क्या है? एब्सेंट। अब सुनिए, अगर कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया तो क्या लॉ फॉलो होगा? ये किसके अकॉर्डिंग है? पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। 1932 एक्ट बोला है आपको क्या करना है? एग्रीमेंट बनाने कंपलसरी, लेकिन अगर नहीं बनाए हो तो रेशियो कितना होगा? इक्वल। देखो ना, 3 पार्टनर था, इना मीना डी का, जिसमें से सबसे ज़्यादा सियाना कौन था? डी का। ये लॉ बहुत अच्छा जगह में पढ़ा हुआ था, सब लॉ इसको पता था, और ये लोग फालतू जगह में पढ़ा था, ये लोग को टीचर लोग लॉ इतना अच्छे से समझाया नहीं था। जैसे तुम लोग अच्छा स्टूडेंट अच्छा जगह पढ़ लो ना, तुम लोग लॉ पता है, तुम लोग सब फ्रॉड नहीं होगा। देखो ये लोग तीनों पार्टनर था, फर्म में लोग तीनों पैसा लगाया, ठीक है, बात को समझो। ये बोला ना ते लोग पैसा लगा बिजनेस में, हम लोग साथ में मिलकर के बिजनेस करेंगे, ये लोग राजी हो गया। ये बोला ना भाई तुमको हम 3 हिस्सा देंगे, तुमको हम 2 हिस्सा देंगे और हम 1 हिस्सा लेंगे, हम गरीब आदमी, हमको 1 हिस्सा में खुश है, ज़्यादा मेरा शौक नहीं। ये लोग बोला ठीक है भाई, तुम खुद से कम लेने मांग रहे हो, मेरा कहा जा रहा है, ठीक है। पैसा भी कम लगाते, ये लगाया था मान लो 10 लाख, ये लगाया था 5 लाख, ये लगाया था 3 लाख, वही हिसाब से उसको शेयर मिलेगा। अब सुनो, एक जानबूझ करके क्या किया था? एग्रीमेंट नहीं बनाया था, एग्रीमेंट नहीं बनाया, फर्म कमाया मान लीजिए 15 लाख रुपये, कितना कमाया? 15 लाख। अगर इस रेशियो से बंटवारा करता है तो इसको 15 लाख का, इना को कितना मिलता? 15 लाख का 3/6, इसको कितना मिलता? 15 लाख का 2/6, और इसको कितना मिलता? 15 लाख का 1/6। आ रहा बात समझ में? तो इसको कितना मिलता? कैलकुलेट करो, देखो कितना मिल रहा, 7.5 लाख का समथिंग मिलता। इसको कितना मिलता? 5 लाख रुपये मिलता। और इसको कितना मिलता? 6 दूना 12, 3, 2.5 लाख, ठीक है। ये रेशो से मिलता, इन लोग तीनों को इतना इतना मिलता। लेकिन पार्टनरशिप एग्रीमेंट जानबूझ के नहीं बनाया,
ये बोला कि अब रेशियो जो है इक्वल बटेगा। क्या हो जाएगा, इन लोग के बीच में जो बंटवारा होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल। मतलब इसको भी 5 मिलेगा, इसको भी 5 मिलेगा, इसको भी 5 मिलेगा। अब इन लोग जा करके रोगा कोर्ट में केस करेगा, कोर्ट बोलेगा एग्रीमेंट किए थे, बोलेगा एग्रीमेंट हम लोग को तो नहीं पता था, वो इसी के लिए बोलते हैं अच्छा जगह पढ़ो, एग्रीमेंट बना लेता तो तुम लोग को इतना इतना मिलता। अब इन लोग को कितना मिलेगा, तो यहाँ पर नुकसान किसका हो गया, इन्हें यहाँ पर ही धूर बन गया। बात समझ में आया। अब चाह करके भी इसका कुछ नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं बनाया था। समझ में आ रहा है। अब तुम लोग सब तो फ्रॉड कर सकेगा, तुम लोग पहले बोलोगे काम का छोड़, पहले चलो एग्रीमेंट बना, ये वाला लीक करके दे, वो भी एग्रीमेंट ओरल भी नहीं, रिटर्न बनाएंगे, बाद में तो पलट गया। तो समझ में आ रहा, क्लियर है। तो यहाँ से ये समझ में आया कि अगर एग्रीमेंट नहीं होगा, इधर अगर एग्रीमेंट नहीं है तो रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। दो ही चीज़ खाली है, ये दो चीज़, बाकी सब चीज़। अच्छा, इंटरेस्ट एंड कैपिटल, बिजनेस में इन लोग पैसा लगाया ना, देखो तो इतना सारा पैसा लगाया ना, 10 लाख ये लगाया, ये कितना लगा, 5 लाख, ये कितना लगा, 3 लाख। इन लोग बोला ना कि हम लोग को इंटरेस्ट भी चाहिए, डी का बोला हाँ 10% इंटरेस्ट देंगे, टेंशन क्या ले रहा है। लेकिन ये बात एग्रीमेंट में लिखा नहीं, या फिर एग्रीमेंट में लिखा ही नहीं, एग्रीमेंट बनाया ही नहीं। अब ये तो सोच रहा भाई 10 लाख का 10% मतलब 1 लाख रुपया मिलेगा, ये सोच रहा है 50,000 रुपया हमको मिलेगा, कुछ भी इन लोग को नहीं मिलेगा। क्यों, अगर एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, नॉट अलाउड, याद रहेगा। उसी तरह सुनो ना, ये लोग फर्म से ना पैसा निकाला था, कौन निकाला था, डीगा सिर्फ निकाला था फर्म से, ड्राइंग्स किया था। इना और मीना बोला ना देखते फर्म से पैसा निकाल रहा है तो को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। डीगा बोला हाँ हम 15% इंटरेस्ट देंगे, टेंशन कहाँ ले रहे थे। अब देने का टाइम में मुकर गया, हम नहीं देंगे, और डीड में लिखा हुआ भी नहीं था, तो डीका से ये लोग चाह करके भी रिकवर नहीं कर सकता। उस टाइम में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या होगा, नॉट अलाउड, देने का ज़रूरत इसको नहीं है। फायदा देख रहा कितना ले रहा, अच्छा जगह पढ़ने की वजह से, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सैलरी, इन है ना मीना लेबर लोग का साथ ना फैक्ट्री में गर्मी में बैठ करके जूता बना रहा था, कितना मेहनत मुशक्कत से। बोला भाई हमको भी सैलरी मिलेगा, डीका बोला हाँ तेरे को भी सैलरी देंगे, टेंशन का ले रहा, 50,000 रुपया महीना देंगे, एकदम मजा करेगा जा कर करके, समझ में आ रहा। अब सैलरी सब लेबर लोग को दिया, डीका मीना बोला हमको भी सैलरी दे, बोला तेरे को नहीं देंगे, जा जो करना कर ले, ठीक है। मीना जो है ना एक फैक्ट्री दिलाया था, लैंड जमीन दिलाया था, बोला था हमको ब्रोकरी मिलेगा, कमीशन मिलेगा, ये बोला पूजा में बोनस मिलेगा। डीका बोला हाँ तो लोग सबको सब मिलेगा, टेंशन क्या ले रहा, आने देना पूजा सब देंगे तेरे को, किसी को कुछ भी नहीं देगा, सिर्फ दो ही चीज़ मिलेगा, क्या, रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और लोन का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6%। अब आइए इधर बात तो सुनिए, ओए सुनो, यहाँ ध्यान दो, मुजाहिद बाबू बात नहीं, इधर ध्यान दिए। फर्म में इधर सुनो, फर्म में लोग पैसा लगाया था, कितना कितना लगाया था, 10 लाख, 3 लाख या 2 लाख जो भी, ठीक है, लगाया बिजनेस में। अब फर्म को ना कितना पैसा आया था, 18 लाख आ गया, ठीक है, या इसको 2 ही करो ना, चलो 3 लाख, 18 लाख फर्म के पास आया। बात को अच्छा सुनोगे, 18 लाख रुपया आ गया फर्म के पास। फर्म को बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए ना और 10 लाख का ज़रूरत था। कितना लाख का ज़रूरत था, 10 लाख का ज़रूरत था। अब इन लोग तो पूरा अपना पैसा निकाल करके दे दिया कैपिटल के तौर पे। फर्म गया बैंक के पास, SBI बैंक के पास लोन लेने के लिए, बैंक जो है झगड़ करके भगा दिया, बोला औकात है जो 10 लाख रुपये लेने आ गया, बैंक लोन नहीं दिया। अब ये बात जो है ना, बात तो चल, ये बात जो प्रेस्टीज में लग गया किसका, डीका का। डीका बोला हमको भगा दिया, इतना बड़ा बाप का हम लड़का हमको भगा दिया, 10 लाख रुपया लिए। डीका बोला ना फर्म को, देखो यहाँ पर अकाउंट्स के नज़रिए से ये अलग है, ये अलग है। डीका फर्म को बोला जो बैंक के पास लोन लेने की 10 लाख का, जाहिर सा बात है बैंक को इंटरेस्ट देगा। ये बोलेगा हाँ भाई इंटरेस्ट तो बैंक को देना पड़ेगा। ये बोला क्यों नहीं, वो 10 लाख रुपया हम ला करके तो चलेगा। ये बोला भाई कैपिटल के तौर पे ला रहा, कैपिटल के तौर पे, इसका नज़र एकदम आँख चमक गया, अच्छा कैपिटल ला करके देगा, तेरा तो पहले से 3 लाख है और 10 लाख रुपया ला करके देगा। ये बोलेगा नहीं भैया, कैपिटल मेरा अपना पैसा था खुद का, हम जो लगाना था लगा दिए, अभी जो हम तेरे को 10 लाख रुपया ला करके दे रहे ना, ये मेरा पुश्तैनी ज़मीन बेच करके हम ला करके दे रहे, और वो पैसा डूब जाएगा तो मेरा अब्बा हमको घर से भगा देंगे। ये जो पैसा हम तेरे को दे रहे, ये लोन के तौर पे दे रहे, कैपिटल के तौर पे नहीं बल्कि लोन के तौर पे, और इसका पैसा आपको पैसा देना ही पड़ेगा।
देखो फर्म अगर प्रॉफिट कमाता ना तो इन लोग को प्रॉफिट का हिस्सा देगा, लेकिन फर्म अगर नुकसान कमाए तो इन लोग को कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन लोन का पैसा फर्म प्रॉफिट कमाए या लॉस कमाए ये कर्जा का तौर पे दे रहा है, इसका पैसा वापस करना ही पड़ेगा। समझ में आया? क्योंकि ये बाप का ज़मीन है। एग्जाम्पल देख रहा कितना अच्छा दिया। तो लोन का पैसा एनी हाउ फर्म को देना पड़ेगा। अब ये बोला कि हमको 12% इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट का लोन का पैसा कितना चाहिए? 12%। हम 10 लाख रुपया दे रहे हैं, हर साल हमको 1,20,000 रुपया चाहिए इंटरेस्ट। समझ में आया? तो 12% माना जाएगा। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो कितना देगा लोन का? 6%। याद रहेगा? याद रहेगा? लिखा हुआ है 10%, 12%, 15% तो वो फॉलो होगा। नहीं लिखा हुआ, डीड ऑप्शन है, तो लोन का इंटरेस्ट पार्टनर लोग को कितना मिलेगा? सिर्फ 6% सालाना। याद रहेगा ये चीज़? सिर्फ इतना याद रखो, कुछ याद मत रखो। सर एग्रीमेंट नहीं है तो दो चीज़, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आएगा? इक्वल, और लोन का इंटरेस्ट कितना आएगा? 6%। ठीक है, याद रहेगा ये चीज़? एकदम गार्ड बन करके याद कर लीजिए। और आप लोग बताइए कैसा लग रहा वीडियो, कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे। ठीक है, तुम लोग का नेक्स्ट क्लास नहीं है।